नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका सुबह आईएएस की इस स्पेशल क्लास में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 281 से लेकर 300 तक के सभी आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ये आर्टिकल मुख्य रूप से फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, आपातकाल के बाद की व्यवस्थाएं और राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से जुड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ से हम समझेंगे कि हमारा संविधान किस देश की आर्थिक व्यवस्था को संतुलित करता है, चुनाव को निष्पक्ष बनाता है और राज्यों को उनकी विशेष स्थिति देता है। तो सल तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक और बेहद जरूरी सफर को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब आर्टिकल की जो यात्रा है उस पर निकले हैं। तो अभी तक हम सब ने 280 तक, 1 से लेकर 280 तक आर्टिकल कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे 281। तो सबसे पहले आपके सामने है आर्टिकल 281। तो आर्टिकल 281 क्या कहता है? तो आर्टिकल 281 है इसके बारे में, यानी कि वित्त आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात कही गई है। वित्त आयोग की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यहाँ पे यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली कार्यवाही का विवरण भी जोड़ा जाएगा। यह संसद को पारदर्शी तरीके से यह बताने के लिए है कि आयोग की सिफारिशों पर सरकार क्या कर रही है। आयोग की सिफारिशों पर सरकार क्या कर रही है। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में बनता है और करों के बंटवारों, राज्यों को अनुदान आदि पर सिफारिश करता है। यह अनुच्छेद वित्तीय संघवाद को मजबूती देता है। यह जो है कि 281 अनुच्छेद हो गया वित्त आयोग। जैसा कि आप सब जानते हैं वित्त आयोग की रिपोर्ट 280 जो है वह वित्त आयोग है। अगला अनुच्छेद है 282। तो 282 अनुच्छेद को देखते हैं। 282 क्या कहता है? अतिरिक्त सहायता। आर्टिकल 282 में अतिरिक्त सहायता की बात की गई है कि यहाँ पे यह कहा गया है केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी शक्तियों से बाहर भी लोक कल्याण हेतु अनुदान दे सकती हैं। कोई भी सरकार केवल अपनी सूची में लिखे गए विषयों तक सीमित नहीं है। कोई भी सरकार जो है सिर्फ यह नहीं कह सकती कि यह विषय जो है यानी कि हमारी सूची के अंतर्गत आता है। इसके लिए अलग से भी जो है कि अनुदान दे सकती है। जैसे केंद्र सरकार किसी राज्य के शिक्षा कार्यक्रम को अनुदान दे सकती है। यह लचीली व्यवस्था है जिससे आपदा या विशेष परिस्थिति में तुरंत मदद की जा सकती है। अनुच्छेद 282 सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। याद रखिएगा, अतिरिक्त सहायता किया जा सकता है नियम के अलावा भी। जैसे कि कोई यह बंधा हुआ नियम नहीं है, बाध्यता नहीं है कि जिसके विषय क्षेत्र में जो विषय आएगा यानी कि हम उसी पर कानून बना सकते हैं, उसी के लिए हम पैसे दे सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई विषय है जो जैसे राज्य का हो या केंद्र का हो, सूची से जुड़ा हुआ होता है, अगर उससे अलग भी है तो भी पैसे दिए जा सकते हैं, यह बात कही गई है। कहने का कुल मतलब यह है कि कोई भी विषय संविधान की सूची में साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन जनहित में धन देना जरूरी है तो सरकार अनुदान दे सकती है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब देखते हैं अगला आर्टिकल, आर्टिकल 283। अनुच्छेद 283। तो अनुच्छेद 283 क्या कहता है? अनुच्छेद 283 कहता है कि केंद्र और राज्यों के राजकोष, सार्वजनिक खाता और अन्य निधियों के संचालन का प्रावधान। यानी सरल शब्दों में देखें तो इसमें यह तय किया गया है केंद्र और राज्यों की संपत्ति, धन और कोष का प्रबंधन कैसे होगा। केंद्र सरकार के लिए एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रहेगा। इसी तरह राज्यों के लिए भी अलग अलग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट बनाए जाएंगे। यहाँ पर यह कहा गया है कंसोलिडेटेड फंड से ही सरकार के सभी खर्च पूरे होते हैं। संसद विधानसभा की अनुमति के बिना इससे खर्च नहीं किया जा सकता, यानी अनुमति की आवश्यकता होती है। पब्लिक अकाउंट में भविष्य निधि, डाक बचत जैसी राशियां आती है। यह अनुच्छेद वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद जो है पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यानी कहने का मतलब है कि भारत और राज्यों के संघ के लिए कोष का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 283 के अंदर अंतर्गत। यानी हम इसे वित्तीय प्रावधान के नाम से भी
जान सकते हैं। वित्तीय प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 283 के अंतर्गत। अगला आर्टिकल देखते हैं अब 284। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया कि सार्वजनिक धन और संपत्ति की अभिरक्षा। सार्वजनिक धन और संपत्ति की अभिरक्षा यानी कि कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसीप्ट। सरकारी अधिकारियों द्वारा रखे गए धन या संपत्ति को केवल कानूनी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों द्वारा जो धन संपत्ति रखी गई है उसको केवल कानूनी तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और दुरुपयोग पर रोक लगाना है। सरकारी धन न्यायालय या किसी अधिकारी की निगरानी में सुरक्षित रखा जाता है। यह अनुच्छेद जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी धनराशि या संपत्ति सरकार को मिलती है, जैसे कि कोर्ट फीस हो गई, जुर्माना हो गया, जब्ती हो गई, कोई भी अन्य प्राप्ति हो गई, वह सीधे सरकार से संबंधित कोष यानी फंड अकाउंट में जमा की जाएगी। मतलब कोई भी अधिकारी या संस्था अपने पास यह रकम नहीं रख सकती, उसका हिसाब किताब सरकारी खाते में किया जाएगा। यह कहता है अनुच्छेद 284। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 285। 285 राज्य सरकारें केंद्र सरकार की संपत्ति पर कोई कर नहीं लगा सकती है। राज्य सरकारें जैसे क्या कहते हैं, अगर सरल शब्दों में समझे तो इसके अनुसार क्या है कि किसी भी राज्य की सरकार केंद्र सरकार की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती। जैसे अगर दिल्ली में केंद्र सरकार की कोई इमारत या भूमि है तो दिल्ली राज्य सरकार उस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूल सकती, लेकिन संसद चाहे तो कानून बनाकर कुछ विशेष मामलों में यह छूट सीमित कर सकती है। तो सीधे सीधे हम समझते हैं, जैसे संसद विशेष कानून बनाकर ऐसे संपत्ति पर कर लगाने की अनुमति दे सकती है। इसका उद्देश्य है कि केंद्र की कार्य प्रणाली में बाधा न आए। यह अनुच्छेद संघीय ढांचे में शक्ति संतुलन का एक उदाहरण है, यानी कि संघ की संपत्ति पर कर से छूट। यह अनुच्छेद 282 कहता है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 286। 286 क्या कहता है? तो बच्चों देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि कोई राज्य अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर कर नहीं लगा सकता है। कोई राज्य भारत में आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर कर नहीं लगा सकता है। संसद यह परिभाषित करती है कि कौन सा व्यापार अंतर्राज्यीय है, कौन सा आयात निर्यात। इसका उद्देश्य है भारत में एकीकृत और मुक्त राष्ट्रीय बाजार सुनिश्चित करना है। यह अनुच्छेद राज्यों को अनावश्यक कराधान से रोकता है। यहाँ पे सबसे पहली बात हम यह जानते हैं कि अनुच्छेद 286 जो है राज्य कराधान पर प्रतिबंध की बात करता है। अब देखिए क्या कहा गया है, कुछ बिक्री कर नहीं लगा सकती हैं। एक राज्य में जाने वाली वस्तुओं पर, विदेश में बेचे जाने वाली वस्तुओं पर, इन मामलों में टैक्स लगाने का अधिकार केवल संसद को है, जैसा कि सीधे सीधे यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद देखते हैं कि सिर्फ राज्य अपनी सीमा के अंदर ही बिक्री टैक्स लगा सकते हैं, अंतर्राज्यीय या विदेशी बिक्री है अनुच्छेद 286 के अंतर्गत। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 287। अनुच्छेद 287 क्या कहता है कि विद्युत पर कर से छूट यानी बिजली पर कर से छूट, जो इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे कर से छूट है, यानी राज्यों को यह हक नहीं है कि वे बिजली इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे विवरण या खपत पर टैक्स लगाएं जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित हो। यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र दो 288 यहाँ पे है कि केंद्र सरकार की छूट, यानी कि कुछ स्थितियों में केंद्र सरकार को राज्यों के करों से छूट मिल सकती है। इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय तालमेल बनाए रखना
यह अनुच्छेद संघीय ढांचे में लचीलापन दर्शाता है। संघीय ढांचे में लचीलेपन को दर्शाता है। यह अनुच्छेद 288 केंद्र सरकार की छूट की बात कही गई है। सीधे सीधे अगर हम समझ लें कि अगर संविधान लागू होने से पहले बिजली या अन्य कोई संसाधनों को लेकर कोई समझौते थे तो वे मान्य रहेंगे, लेकिन संसद चाहे तो कानून बनाकर उन्हें बदल भी सकती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 289। अनुच्छेद 289 क्या कहता है? राज्यों की संपत्ति पर कर से छूट। राज्यों की संपत्ति पर कर से छूट यानी कि कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार राज्यों की संपत्ति या आय पर टैक्स नहीं लगाएगी। अपवाद, अगर राज्य व्यापार या व्यवसाय से कमाई कर रहा है तो संसद उस पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन यह अपवाद है। यानी राज्यों की संपत्ति टैक्स से मुक्त है, लेकिन व्यापार पर टैक्स लग सकता है। यह बात सीधे सीधे कही गई है। अब देखिए क्या लिखा गया है कि केंद्र सरकार राज्यों की संपत्ति या आय पर कर नहीं लगा सकती है। अपवाद, यदि राज्य अपनी संपत्ति या आय का प्रयोग वाणिज्य या व्यापारिक प्रयोजन के लिए करता है तब जो है कि उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य है कि राज्यों की स्वायत्तता और वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रखना है। यह अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का एक उदाहरण है। इस तरीके से 289 कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 290। 290 क्या कहता है बच्चों? अनुच्छेद 290 राज्यों के बीच वित्तीय समायोजन यानी कि दो राज्यों के बीच किसी वित्तीय देनदारी या बंटवारे का मामला हो तो उसका समायोजन किया जा सकता है। यह समायोजन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय विवाद और असमानता दूर करना है। यह अनुच्छेद संघीय ढांचे में सहयोग और संतुलन को बढ़ावा देता है। यानी सरल शब्दों में अगर हम पढ़ें तो अगर किसी राज्य की संपत्ति या आय का इस्तेमाल केंद्र करता है तो उसे उस राज्य को मुआवजा यानी कंपनसेशन देना होगा। केंद्र अगर राज्य की संपत्ति का इस्तेमाल करता है तो उसको पैसा देना होता है। हम ऐसा समझ सकते हैं सरल भाषा में। अब देखिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। अब आपके सामने अगला आर्टिकल है 291। इसके पहले 290A होता है, एक आर्टिकल है 290A। तो 290A में क्या कहा गया है कि इसमें गुजरात और महाराष्ट्र को भुगतान के बारे में बात कही गई। इसमें कहा गया है, इसको जोड़ा गया था संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। इसमें कहा गया है कि सौराष्ट्र और काठियावाड़ की देवस्थानों यानी टेम्पल्स और धर्मार्थ संस्थाओं को मदद के लिए गुजरात और महाराष्ट्र को हर साल कुछ राशि दी जाएगी। कुछ मंदिरों और संस्थाओं को मदद के लिए गुजरात और महाराष्ट्र को हर साल पैसा दिया जाएगा। यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में बात की गई है। अब देखते हैं हम 291। यहाँ पे देखिए 291 जो है इसको निरस्त कर दिया गया यानी हटा दिया गया। यानी इसमें क्या कहा गया था इसको हम एक बार देख सकते हैं। यह अनुच्छेद पहले राजाओं को मिलने वाले प्रीवी पर्स से संबंधित था। 26वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया 1971 में। अब भारत में सभी नागरिक समान है, किसी को विशेष आर्थिक सुविधा नहीं मिलती है, जो कि यह अच्छी बात है। यह कदम समानता के सिद्धांत और गणतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करने के लिए उठाया गया था, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया 291। अब देखते हैं अनुच्छेद 292। अनुच्छेद 292 क्या कहता है बच्चों? यानी केंद्र की उधार लेने की शक्ति। भारत यानी केंद्र को उधार लेने की शक्ति यानी बोरोविंग पावर्स। तो यहाँ पे देखिए अगर सरल शब्दों में हम समझे, पहले केंद्र सरकार भारत की सुविधा, विकास और कल्याण के लिए ऋण ले सकती है, लोन ले सकती है। संसद यह तय करेगी कितनी सीमा तक उधार लिया जा सकता है। यानी सरल शब्दों में और सरल शब्दों में समझे कि केंद्र जरूरत पड़ने पर कर्ज ले सकता है, लेकिन संसद सीमा तय करेगी कि कितना कर्ज लिया जाएगा। यह बात कही गई है अनुच्छेद 292 में। देखिए अब हम किताबी भाषा क्या है कि केंद्र सरकार संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ऋण ले सकती है, यह बात कही गई है। अब देखते हैं केंद्र, यह ऋण देश के अंदर या बाहर विदेशी ऋण दोनों हो सकता है। केंद्र सरकार अपनी गारंटी देकर किसी संस्था को ऋण लेने की अनुमति भी दे सकती है। संसद भारत की उधारी पर नियंत्रण और नियम तय कर सकती है। उद्देश्य क्या है? केंद्र की वित्तीय स्थिति को अनुशासित और पारदर्शी रखना, यह बात कही गई है 292 में। इस तरीके से हमारा आर्टिकल 292 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अगला आर्टिकल 293। 293 क्या कहता है? राज्यों की उधार लेने की शक्ति। राज्यों को उधार लेने की शक्ति। तो यहाँ पे सरल शब्दों में हम समझे तो राज्य सरकारें भी ऋण ले सकती है, लेकिन अगर किसी राज्य ने पहले से ही
केंद्र से कर्ज लिया है तो नई उधारी के लिए केंद्र की अनुमति लेनी होगी। राज्य कर्ज ले सकता है, लेकिन अगर पहले से केंद्र का कर्ज बाकी है तो नई उधारी के लिए केंद्र से इजाजत लेनी पड़ती है। यह और सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं। अब देखिए क्या है, राज्य सरकारें अपनी सीमाओं के भीतर ऋण ले सकती हैं। यदि कोई राज्य पहले से केंद्र पर ऋणदार है तो वह नया ऋण केंद्र की अनुमति से ही ले सकता है। इसका उद्देश्य है कि राज्य अपनी उधारी क्षमता से अधिक कर्ज न ले। उद्देश्य यह अनुच्छेद राजकोषीय अनुशासन फिस्कल डिसिप्लिन सुनिश्चित करता है। केंद्र और राज्य की आर्थिक जिम्मेदारी संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। इस तरीके से अनुच्छेद 293 देख लिया हम सबने। बच्चों अब देखते हैं हम अनुच्छेद 294 संपत्ति और दायित्व का हस्तांतरण। संपत्ति और दायित्व का उत्तराधिकार या हस्तांतरण। अब देखिए हम सरल शब्दों में समझे। संविधान लागू होने पर पहले जो संपत्ति यानी ब्रिटिश सरकार की थी, अब वह भारत सरकार और राज्यों में बट गई है। तो स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत की संपत्ति और दायित्व भारत संघ राज्यों को हस्तांतरित किए गए हैं। इस प्रावधान के अनुसार भूमि, भवन, देवदारियां, दायित्व, संपत्ति आदि नए भारत को सौंपे गए हैं। विभाजन भारत और पाकिस्तान के बाद भारत को मिली संपत्ति और दायित्व राज्यों और केंद्र के बीच बांटे गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? नए स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक निरंतरता को बनाए रखना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं अनुच्छेद 294। अगला अनुच्छेद देखते हैं 295। अनुच्छेद 295 क्या कहता है बच्चों? संपत्ति और दायित्व का उत्तराधिकार। जो संपत्ति दायित्व पहले किसी प्रांत या संस्थान से संबंधित थे, वे अब राज्य को प्राप्त होंगे। भारत संघ और राज्यों ने ब्रिटिश शासन से मिले अधिकार और उत्तरदायित्व अधिकार के रूप में ग्रहण किए हैं। यह व्यवस्था राज्यों और केंद्र को उनकी कानूनी जिम्मेदारियों की स्पष्टता देती है। यानी संपत्ति हस्तांतरण और दायित्व निर्वहन की निरंतरता बनाए रखना इस आर्टिकल का अनुच्छेद है। इसको याद रखिएगा कि संपत्ति और दायित्व का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295। अब देखते हैं अनुच्छेद 296। 296 क्या कहता है बच्चों? अनुच्छेद 296 अविभाज्य या अधिकारहीन संपत्ति यानी कि मालिक रहित संपत्ति यानी कि इंचिट लैप्स बोना वैकेंटिया। इस तरीके से अगर किसी संपत्ति का कोई मालिक नहीं है या वारिस नहीं हो तो वह सरकार की हो जाएगी। अविभाज्य संपत्ति या अधिकारहीन संपत्ति। यदि कोई संपत्ति का उत्तराधिकार न हो तो केंद्र या राज्य की संपत्ति बन जाएगी। इसे इंचिट प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी संपत्ति बिना मालिक के बेकार नहीं रहे। यह अनुच्छेद राज्य और केंद्र के वित्तीय अधिकार को सुरक्षित करता है। किसी भी भूखंड या भूमि पर उत्तराधिकारी न होने पर वह राज्य के पास चली जाती है। यह कहा गया है अनुच्छेद 296 में। अब हम देखते हैं अगला आर्टिकल 297। अनुच्छेद 297 क्या कहता है बच्चों? कहता है कि अनुच्छेद 297 समुद्री संपत्ति समुद्र तल के नीचे पाए जाने वाले खनिज और महाद्वीपीय शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ भारत संघ की संपत्ति होंगे। इसका उद्देश्य है कि समुद्री संसाधनों का केंद्र के नियंत्रण और संरक्षण में उपयोग हो। यह अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री अधिकारों के अनुरूप केंद्र सरकार समुद्री संसाधनों का प्रबंधन कर सकती है। केंद्र सरकार समुद्री संसाधनों का प्रबंधन कर सकती है। अनुच्छेद 297 समुद्री संपत्ति व्यापार करने की शक्ति। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति। यानी सरल शब्दों में समझे तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें व्यापार, कारोबार और उद्योग कर सकती है। यानी सरकार चाहे तो कोई भी व्यवसाय चला सकती है। केंद्र और राज्य सरकारें भी व्यापार कर सकती है। यह कहा गया है अनुच्छेद 298 में। केंद्र और राज्य सरकारें अपने प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए व्यापार कर सकती हैं। सरकार स्वयं व्यापार अनुबंध कर सकती है। किसी संस्था को ऐसा करने का अधिकार दे सकती है। यह अनुच्छेद सरकारी गतिविधियों को व्यावसायिक तरीके से संचालित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के रूप में देखें तो सरकारी कंपनियां, सार्वजनिक उपक्रम, अनुबंध आधारित परियोजनाएं। यह अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति दी गई है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल है 299 सरकारी अनुबंध का स्वरूप। सरकारी अनुबंध का स्वरूप। अब सरल शब्दों में समझे कि केंद्र और राज्य सरकार के जो भी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट होंगे वे राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट होंगे वे राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ऐसा अनुच्छेद या राज्यपाल के नाम से होंगे। इसका उद्देश्य है अनुच्छेद
सरकार और निजी पक्ष के बीच कानूनी अस्पष्टता देता है। उदाहरणतः केंद्र सरकार का किसी कंपनी से करारा या राज्य सरकार का निर्माण अनुबंध होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 300 क्या कहता है बच्चों? अनुच्छेद 300 भारत और राज्यों की विधिक स्थिति। भारत और राज्यों की विधिक स्थिति क्या है? भारत संघ और राज्य सरकारें कानूनी रूप से एक लीगल एंटिटी हैं। वे मुकदमा कर सकती हैं और उन पर मुकदमा किया जा सकता है। इसका उद्देश्य है कि सरकार भी कानून के दायरे में रहे। सरकार की संपत्ति, अनुबंध और दायित्व कानूनी कार्रवाई के अधीन होंगे। यह अनुच्छेद राज्यों और केंद्र को अधिकार और जिम्मेदारी का स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों पर भी मुकदमा किया जा सकता है, सरल शब्दों में अगर समझे तो। लेकिन यह मुकदमा उन्हीं मामलों में होगा जिनमें अंग्रेज सरकार या रियासतों पर मुकदमा किया जा सकता है। सरकार पर भी केस किया जा सकता है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। यह बात कही गई है अनुच्छेद 300 में। एक लास्ट है अनुच्छेद 300A, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, इसको बहुत पूछा जाता है। पहले जो कि यह मौलिक अधिकार था, हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था यह। उसके बाद इसको हटा दिया गया है, जिसको अब डाल दिया गया है अनुच्छेद 300A, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार। तो इसकी इस टाइम स्थिति क्या है, इसको हम देखते हैं। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति उसके स्वामित्व में होगी और इसे केवल कानून के अनुसार ही छीना जा सकता है। उसके स्वामित्व में होगी, केवल इसको लीगल कानून बनाया जा सकता है, उसके माध्यम से ही छीना जा सकता है। यह अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1976 के बाद 1977 में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य है व्यक्तियों के संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा करना। यह राज्य या केंद्र की संपत्ति जब्त कर सकते हैं, लेकिन वे केवल कानून के अनुसार उचित मुआवजा देकर। यह अनुच्छेद फंडामेंटल राइट के तहत नहीं आता, लेकिन इसे सामान्य कानून के तहत अधिकार माना गया है। इस टाइम बच्चों एक क्वेश्चन आपसे है कि जो संपत्ति की अधिकार है उसकी स्थिति क्या है वर्तमान समय में? वह विधिक है कि विधिक नहीं है, संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, उसकी स्थिति इस टाइम संविधान में क्या है? इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हम सब ने देखा कि अनुच्छेद 281 से लेकर 300A तक। तो आपने देखा कि कैसे संविधान ने वित्तीय स्थिरता, चुनाव की निष्पक्षता और राज्यों के लिए विशेष अधिकारों की गारंटी दी है। याद रखिए, संविधान का हर आर्टिकल केवल परीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। अगली कक्षा में हम आगे के आर्टिकल्स लेंगे और धीरे धीरे संविधान का पूरा ढांचा साफ हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सुबह IAS चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि सब मिलकर इस सफर को और मजबूत बना सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।